Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous lecture, we discussed SLO number 13.1 and 13.2 भी आपकी मदद से मैं कवर कर चुका था, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशन नहीं दिखाई, जो कि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही देखनी चाहिए। ओके, तो आपके पास देखी जाए इस चैप्टर की। हाँ, तो मैं कह रहा था इस चैप्टर को देखा जाए तो आपके पास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से अच्छा ये एसएलओज हैं, ये रही स्पेसिफिकेशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपके पास आने हैं टोटल 4 एमसीक्यू एंड एक ईआरक्यू आपके पास इस चैप्टर में से आएगा। ओके, अब एक ईआरक्यू जो आता है ना इस चैप्टर में से, वो सिंपल ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफ द टाइम जो आया है वो कैपेसिटर के ऊपर पे ही आया है या कूलम लॉ पे ही आपके पास जो है ना ईआरक्यू आया है। अब ये भी रिसेंटली 22 के मैंने खुद बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आई रिमेंबर उसमें आपके पास जो आया था वो कैपेसिटर्स में से सवाल आया था। सो अक्सर कैपेसिटर्स एंड कूलम्स लॉ में से आता है। सो इनकी ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करना, दूसरों के भी करना, ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरों की प्रैक्टिस ना करो इनकी करो। सो मैं कह रहा हूँ बस बेसिकली आपको ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जहन में रखने हैं। सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 18, जिसमें आपको यही कूलम्स लॉ स्टडी करना है। और उससे पहले भी एक एसएलओ दैट इज़ 13.3, जिसमें कह रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो लेट्स ओपन अ कॉपी टू कवर दिस एसएलओ। उसके अलावा 13.4 को भी रीड कर लें कि एक्सप्लेन कूलम लॉ और कूलम लॉ की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो ये हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, स्कोप मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम है ना कुछ मेजर करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रो मीन्स हम क्या पढ़ चुके हैं? चार्जेस। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करें मेजर क्या? चार्जेस को। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें से हम चार्जेस को मेजर करें या चार्जेस कितने हैं या नहीं वो मेजर करें। ओके, या डिटेक्ट करें। तो इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास डेफिनेशन हो गई क्या होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आपके पास इसके और मतलब इसको है ना ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं किया गया, आपके पास बस यही बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन बताओ, वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। तो वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कौन सी बला है उसके लिए आप जाएं प्रीवियस लेक्चर की तरफ, दैट इज़ लेक्चर नंबर 17, और इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है आपको। ओके, सो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कि हम डिटेक्ट करें, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं क्यू लिख रहा हूँ, या टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, ये डिटेक्ट करने के लिए हम भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। या टू डिटेक्ट क्या आपके पास जो बॉडी है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, वेदर अ सब्सटेंस इज कंडक्टर और इंसुलेटर। सिर्फ वेदर नहीं, आइदर। ओके, सो ये आपके पास एसएलओ में तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही बेसिक सी नॉलेज मेरे पास कुछ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इफ़ यू कैन ग्रैब इट तो याद रख लो, अदरवाइज जस्ट एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर एसएलओ के कंस्ट्रक्शन बताओ। उसके लिए आपको क्या करना है, एक डब्बा लेना है, बोले तो जार लेना है, गिलास जार। ओके,
अब अगेन कह रहा हूँ काइंडली इस डायग्राम पे मत हंसना। ये आपके पास है गिलास जार, ओके। ये और ये जो मैंने बनाए ये आपके पास हैं इंसुलेटर्स, ओके। अब आपके पास इन इंसुलेटर के बीच में से एक ब्रास की रोड पास हो रही है, तो दैट इज़ ब्रास रोड। इस ब्रास रोड के ऊपर आपके पास है ब्रास डिस्क, ओके। एक और चीज़, इस ब्रास के नीचे आपके पास हैं ये दो पत्ते। इन दो पत्तों को हम कहते हैं गोल्ड लीव्स, ओके। ये गोल्ड के होते हैं, सोने के होते हैं, देयरफॉर वी से दीज आर गोल्ड लीव्स। इन्हें यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर हाईली कंडक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे गुड कंडक्टर्स हैं, हाईली गुड कंडक्टर्स। एंड दूसरा इसलिए ये हल्के भी होते हैं। तीसरी चीज़, हम यहाँ से ना एक कनेक्शन बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल लगाते हैं, ओके। उसमें से एक कनेक्शन बनाते हैं और उसे ना ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंडिंग के लिए अक्सर हम कुछ इस तरह से ना ड्राइंग बनाते हैं और ये आपके पास ग्राउंडिंग का हिस्सा है, फाइन। सो ये क्या थी आपके पास, कॉपर वायर आपने यूज़ की, Cu मीन्स कॉपर, और आपने एल्यूमिनियम की फॉयल लगाई बिकॉज एल्यूमिनियम भी आपके पास एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब एल्यूमिनियम की फॉयल क्यों लगाई, इसलिए कि आपके पास अगर चार्जेस एक्सेस में हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो आपको है ना यहाँ पे कोई खतरा, पोटेंशियल डेंजर ना हो, तो आप है ना क्या कर सकते हैं, ये इस फॉयल के थ्रू चार्जेस को ग्राउंड कर सकते हैं। सो ये आपके पास बेसिक कंडक्शन एक कंस्ट्रक्शन होती है इलेक्ट्रोस्कोप की, वो मैंने आपको समझा दी। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये सारे के सारे मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। एक इंसुलेटर्स है, ब्रास डिस्क, ब्रास रोड, ये पूरी रोड है, गोल्डन लीव्स, एल्यूमिनियम फॉयल, कॉपर वायर, और ये जो एक डब्बा है ये आपके पास गिलास का जार होता है। यही कंस्ट्रक्शन आपके पास एसएलओ की डिमांड है, ओके। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बच्चों वाला बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस नाम याद रखना कोई कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ क्या है, ओके। विद दिस आपका ये वाला एसएलओ होता है कवर, एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट एसएलओ की साइड, दैट इज़ कूलम्स लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मज़ेदार एसएलओ है, सो लेट्स डू इट। कूलम्स लॉ आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपके पास आया है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टैटिक्स के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास कूलम लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात होगी। यह भी आपको पता है कि अगर आपके पास चार्जेस जो हैं, अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, रिपल्जन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके। और अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगी, ओके। अब देखा जाए ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या होती है, ये आपके पास फोर्स होती है। अगर मैं आपको धक्का दूं तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स। अगर मैं आपको खींचूं तो भी मुझे क्या चाहिए, फोर्स। सिमिलरली चार्जेस को एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। सो रिपल्जन और अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं, फोर्स होती है आपके पास। अब आपके पास एक बंदा आता है जिसका नाम है कूलम। अब ये सोचता है चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये वो पहला बंदा था जिसने सोचा कि चार्जेस जो रेस्ट में हों वो एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो अक्सर आपके पास है ना ये लॉज वगैरह आते हैं क्वेश्चन से, तो इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा, विथ हाउ मच फोर्स डू स्टैटिक, ऐसे मैं अलग कर देता हूँ बाउंड्री देखें, स्टैटिक चार्जेस मीन्स क्यू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इस बंदे ने बेसिकली ये सवाल किया था एंड देन रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स की कि कितनी फोर्स से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। सो इसको अपनी रिसर्च, इस एक्सपेरिमेंट्स में से
ये पता चला, अब बेसिकली आपके पास फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ मैं, रिलेशन बना रहा हूँ। इससे ये पता चला कि आपके पास जो ये फोर्स होती है ना, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं, ये फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2। ओके, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगर मैं जो मतलब मैं चार्जेस ले लूँ, चार्जेस अगेन ए एंड बी चार्जेस ले लूँ, ये सपोज है ना सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। ओके, अब ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इन चार्जेस की एक क्वांटिटी होगी, मतलब चार्ज, मतलब ये सपोज ए चार्ज जो है वो आपके पास 5 कूलम का है और बी चार्ज आपके पास सपोज 8 कूलम का है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चल गई कि चार्जेस आपके पास जो होते हैं उनका यूनिट होता है कूलम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दो चार्जेस हैं, इनकी एक वैल्यू है, क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड है। ओके, या इनकी एक ताकत है कि कितनी ताकत है इनके पास। तो इस 5 और 8 को मल्टीप्लाई करो, मीन्स 8 5 ज़ा 40। तो आपके पास कह रहा है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। फाइन, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे से, तो उनका जो आंसर आएगा यहाँ पे 40 आएगा, तो 40 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास एफ। दूसरा रिलेशन इसे ये मिला कि एफ जो आपके पास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस। अब ये ए और बी जो है वो कुछ डिस्टेंस पे हैं। फाइन, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। सो इस डिस्टेंस को हमने कहा है आर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर इन दिस केस। सो इस डिस्टेंस का स्क्वायर लो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास फोर्स। ओके, सो यहाँ पे फोर्स क्या है? रिपल्जन का, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। 5 है आपके पास डिस्टेंस, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, तो फोर्स आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 25 के। ओके, सो अब ये दो रिलेशंस आपके पास कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट में से बनाए। इन दोनों को रिलेशंस को हम मिला के लिख लें तो क्या होगा? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं? इक्वल टू की साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है के। ओके, और Q1 Q2 उसी तरह लिख लेते हैं और आर स्क्वायर को आप नीचे लिख लेते हैं उसी तरह से। बात आ जाए तो के की वैल्यू जो आपके पास होती है वो होती है आपके पास 9 इंटू 10 पावर 9। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो यू कैन सी कि आपके पास कूलम भैया ने एक सवाल पूछा, कुछ रिसर्चेस की, कुछ रिलेशंस बनाए और उन रिलेशंस में से आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया। ओके, और उसमें आपके पास के कांस्टेंट है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 और इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये आपको बताएगा कि कितनी फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्जन का अमल होता है। ओके, अब आपके पास एसएलओ में ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स लो, तो अभी तो मैं खैर वर्ड प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं लिखूं सारी की सारी, देयरफॉर मैं ऐसे ही अपनी तरफ से बना रहा हूँ एंड आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सो आपके पास मैं लेता हूँ, डेटा बना रहा हूँ डायरेक्टली, वर्ड प्रॉब्लम से डेटा, आई होप आप सबको बनाना आता होगा। सो डेटा इज़ कि आपके पास फोर्स अननोन है। ओके, चार्ज मतलब Q1 जो है आपके पास, उसका चार्ज आपके पास है 2.5 इंटू 10 पावर -8 कूलम एंड Q2 का चार्ज जो मैं रख रहा हूँ दैट इज़ 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम। आर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3.25 मीटर्स। ये मैंने एक डेटा बना दिया। ओके, अब ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, इसका आंसर आई डोंट नो क्या होगा। सो लेट्स सी एंड सॉल्व दिस। तो सबसे पहले आपके पास पेपर की बात बताऊं, आप पेपर में लिख रहे हैं तो आप है ना सबसे पहले फॉर्म डेटा बनाएं अगर आपके पास जगह है।
उसके अलावा फॉर्मूला जो है ना उसे लिखना लाजमी होता है, इसका एक मार्क होता है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्पेसिफिकेशंस। सो एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपने अगर ये लिख लिया ना आपको एक मार्क तो पक्का मिल जाएगा। डेटा का भी कभी कभार स्पेसिफिकेशन में मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। सो डेटा के बारे में आई एम नॉट दैट मच श्योर, इसका मुझे पता है। देन आप है ना करेक्टली वैल्यूज़ को है ना पुट करें। तो एफ़ की वैल्यू आपको पता नहीं, फाइंड करना है। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। ओके, Q1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2.5 इंटू 10⁻−8, तो 10⁻−8 आपने लिख लिया। और Q2 की वैल्यू आपके पास है 1.5 इंटू 10⁻−9। और आपके पास R की वैल्यू है 3.25 मीटर्स, तो 3.25 मीटर्स और इसका स्क्वायर भी हमें लेना है। फाइन, अब इसे आगे लेके चले हम, तो एफ इज इक्वल टू, मैं इसमें अक्सर क्या करता हूँ, मैं अपना तरीका बताऊँ, मैं 10 के पावर वाली जो टर्म्स होती है उन्हें एक साइड कर देता हूँ, बाकी दूसरी टर्म्स को एक साइड कर देता हूँ, या दूसरी टर्म्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं ना 9 को, देन ये 10 के ऊपर पावर वाली टर्म है इसे मैं आखिर में रखूँगा। उसके बाद देखूँ तो मेरे पास 2.5 आ रहा है, तो 2.5 को रखूँगा। और उसके बाद मैं देखूँ 10 के ऊपर वापस पावर वाली टर्म है तो उसे मैं आखिर में लिखूँगा। उसके बाद देखूँ मेरे पास 1.5 आ रहा है। अब आगे देखूँ तो मेरे पास पावर वाली टर्म है, तो मैं पावर वाली टर्म्स को एक साइड रखूँगा, मैं तो इस दूसरी साइड में लास्ट में रख दूँगा, तो मुझे ना सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो 10⁻9 इंटू 10⁻−8 आपके पास आता है ये वाला, देन आता है 10⁻−9। ओके, और नीचे मेरे पास जो वैल्यू है 3.25, इसके लिए आई नीड अ कैलकुलेटर, सो वेट फॉर अ वाइल। सो हेयर आई एम विद अ कैलकुलेटर। सो आपके पास ये है कि 3.25 वैल्यू है, इसका स्क्वायर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3.25। आपके पास वैल्यू आ रही है, यू कैन सी 10.5625, तो 10.56 लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो मैथ्स में अगर आप होशियार हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे अर्थमेटिक्स के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू, डिवीजन में मैं वही रख रहा हूँ 10.56। ओके, दूसरी चीज़ मैं अभी मतलब ये जो लेफ़्ट साइड वाले 3 हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन्हें मैं आखिर में ना सिंपल अपने ब्रेन से करूँगा। सो 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 से, सॉरी 9 इंटू 2.5, तो अब आपके पास होता है 22.5, उसे मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 33.75। तो मैं 33.75 को यहाँ पे रख दूँगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, ओके, पावर्स आपके पास क्या होंगी 8, तो आपके पास 9 है, 9 में आप ऐड करो -8 तो आपके पास हो जाएगा 1, 1 में ऐड करो -9 तो आपके पास हो जाएगा -8, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -8 पावर में। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अभी इसे आगे लेके चलो तो आपके पास ये 33.75 है, इसे डिवाइड करो 10.56 से, सो ये 33.75 डिवाइड बाय 10.56, तो आपके पास वैल्यू आ गई 3.196। ओके, इंटू 10 पावर माइनस का 8 आपने वैसे का वैसा रखा, और फोर्स का जो यूनिट होता है आपके पास वो होता है न्यूटन। सो इट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, विद दिस मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम कहा गया था, लेकिन मैंने डेटा बना के आपको एक ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या सॉल्व करने का इजी तरीका जो मुझे लगता है वो मैंने समझा दिया है। एंड आई होप ये पूरा का पूरा तरीका आपको क्लियर होगा। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, काइंडली लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, टू बी कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज वीडियोज़। एक और चीज़ एंडिंग में मैं आपको बताता चलूँ, ये आपने अभी इस पूरे पेज पे किया है कवर कूलम्स लॉ।
कूलम ने आपको बताया फोर्स क्या होती है, तो इस फोर्स को हमें ना कूलम्स फोर्स भी कहते हैं. So it is also called Coulomb's force. So this is the last main point and I am going to end this video, and again thank you so much for watching my videos and being connected. Bye.